अपने सभी दर्शकों, विशेष शिक्षकों, विद्वान जनों, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज का जो विषय है हम लेकर आए हैं और आज का परिवेश में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई अपने माँ की मृत्यु से दुखी है, कोई पिता की मृत्यु से दुखी है, दोनों माता पिता के जाने से दुखी है, परिवार में परेशानियां हैं, बहुत समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। इस लॉकडाउन में जिन लोगों को शादी ब्याह नहीं हुए, युवक युवती भी परेशान हैं। मिला जुला करके मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर है जहाँ पूर्ण शांति है। कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ काउंसलिंग की जरूरत है। और आज का विषय मेरा है काउंसलिंग। आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कोरोना काल में काउंसलिंग आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। काउंसलिंग, परामर्शन, सलाह, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? यह क्या है? काउंसलिंग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाने वाली सलाह, एडवाइस एवं निर्देश, डायरेक्शन ही काउंसलिंग कहलाता है। जो काउंसलिंग करता है उसे काउंसलर कहा जाता है। इसमें एक सलाह लेने वाला और एक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं। काउंसलिंग से व्यक्ति की चिंता, अवसाद, पारिवारिक समस्याएं, रिश्ता में दरार या तलाक ऐसी समस्याओं से समाधान पाने में बहुत ही सहायक है या काउंसलिंग। इससे काउंसलिंग से बहुत बेनिफिट है। आप कुछ इसके लाभ बताता हूँ। काउंसलिंग से क्या लाभ है? नंबर 1, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ यूटिलाइजेशन। आत्मबोध, आत्मसिद्धि और आत्म उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। यही नहीं, इसमें शांति का विकास होता है, मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, निर्णय लेने में सहायक होता है, हमारा सोशल स्किल का विकास होता है और एंजाइटी दूर होता है। हमें इतना बेनिफिट है काउंसलिंग से। अब हमें जानना है काउंसलिंग के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग: इंडिविजुअल काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, साइकोड्रामा एंड क्लिनिकल काउंसलिंग। अब यहाँ प्रश्न उठता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। जो एक व्यक्ति, समस्या से ग्रसित व्यक्ति को एक विशेषज्ञ जो व्यक्तिगत रूप से उसे काउंसलिंग, सलाह, विस्मरा और मार्गदर्शन देते हैं, उन्हें इंडिविजुअल कहा जाता है। जैसे आप कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू क्या होता है? वो इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है। एजुकेशनल काउंसलिंग, जब शिक्षा में आप मैट्रिक करिए, आईए करिए, किस विषय में आपकी ज़्यादा रुचि है और उसमें कहाँ हमें जाना है, तो इसके लिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर होते हैं, तो वो हमारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। सोशल काउंसलिंग, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी रास्ते से भटक जाते हैं और रोड पर इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे जिनमें सोशल डेवलपमेंट होता है, जो सोशलाइज होते हैं, वो काफ़ी विकास करते हैं। तो हमारे समाज में किस तरह से रहना, किस तरह से जाना, जीना, यह हमारा सोशल काउंसलिंग का पार्ट है। वोकेशनल, जब व्यक्ति रोजमर्रा के कार्य के लिए भटकता है कि हम कैसे क्या करें, कैसे विकास करें, कैसे अपनी जीविका चलाएं, तो उसके लिए किस में ज़्यादा रुचि है, किस कार्य को करने से ज़्यादा विकास होगा, इसके लिए काउंसलर से जा करके जानकारी लेना पड़ता है और यह इसे वोकेशनल काउंसलिंग कहते हैं। ग्रुप काउंसलिंग, आप स्कूल कॉलेज में जो भी होते हैं वो ग्रुप काउंसलिंग कहलाते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में बैठा कर सामूहिक रूप से उन्हें बताया जाता है। क्लिनिकल काउंसलिंग, आज के समय में बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, क्योंकि सभी मानसिक रूप से त्रस्त हैं। कोई आर्थिक तंगी से त्रस्त है, कोई माँ बाप की मृत्यु से त्रस्त है, कोई बीमारियों से, परेशानी से त्रस्त है, तो कोई किन्हीं युवक युवतियों का शादी ब्याह नहीं हुई, उससे मानसिक फ्रस्ट्रेशन का शिकार बने हुए हैं। यानी अनएडजस्टमेंट, आज के समय में लोग अनएडजस्टमेंट का शिकार बने हुए हैं। ऐसे अनएडजस्टमेंट जो हैं, जो आज समायोजन के शिकार बने हुए हैं, उनको क्लिनिकल काउंसलिंग की कहा जाएगा। क्लिनिकल काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है और उनसे काउंसलर से
जो हमारे मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं उनसे सलाह लेना निश्चित रूप से चाहिए। और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग निश्चित रूप से कॉग्निटिव संज्ञानात्मक मस्तिष्क से है, जिसमें मेन रूप से देखा जाता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। मैं पूर्व में बता चुका हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। हमारे यूट्यूब में जाएं, देखें, फेसबुक में भी है, और हम चाहेंगे कि आप इसे अपना आप करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब है फील्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग का क्षेत्र, कहाँ कहाँ काउंसलिंग की हमें आवश्यकता है। देखिए, कैरियर काउंसलिंग, जब आप कैरियर बनाने के लिए चलते हैं तो उसमें निश्चित रूप से काउंसलर की आवश्यकता होती है। जैसे मुझे किसी ने काउंसलिंग किया है, मुझे किसी ने कहा, मैं उनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर चलिए मैं आप सबको जानकारी दे देता हूँ। मुझे अपने रिलेशन के व्यक्ति ने कहा कि क्या कर रहे हो, ऐसा करो जो अपने जीवन में नाम, यश और कीर्ति मिले। ये 3 शब्द मुझे तो ये लगा, मुझे नाम, यश, कीर्ति, ऐसा कौन सा काम है जिससे नाम और यश, कीर्ति होगा। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ट्रेनिंग है, कर लो। और मैंने जाकर के ये नाम सिकंदराबाद का मैं 2nd बैच का स्टूडेंट रहा, और आप सबकी उनके सलाह से उन्हें सत नमन, जिन्होंने इसको सुनाने के लिए मुझे सलाह दिया था, और मैं आज यहाँ तक हूँ। तो ये है काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग। मेरा कैरियर काउंसलिंग किया गया और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो किसी व्यक्ति, बच्चे के लिए कैरियर काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता होती है। मैरिज काउंसलिंग, जब मैरिज शादी ब्याह की बात होती है तो उससे पहले काउंसलिंग की जाती है, ताकि लड़के लड़कियां जीवन यापन शांतिपूर्वक करें। और नहीं तो आज क्या है कि ऐसी काउंसलिंग लोग नहीं करते, और लड़के लड़की मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ देखने के बाद भी शादी ब्याह करते हैं, और 4, 6, 8, 1 साल में क्या होता है, डाइवोर्स हो जाते हैं। इसका मतलब है सही काउंसलिंग नहीं किया गया, सही काउंसलर से सलाह नहीं लिया गया। इसको मैरिज काउंसलिंग कहते हैं। रिलेशनशिप काउंसलिंग, कितने लोगों को बाहर से संबंध अच्छा होगा। आप अपने घरों में देखते होंगे, कई घरों में ऐसे हैं कि हमारे बाल बच्चों को बाहर से मित्रों, दोस्तों से बहुत अच्छा संबंध है, और घर में ही उन्हें माई, पिता, भाई और भौजाई व अन्य संबंधियों से ठीक से नहीं पड़ रहा है। आखिर क्या बात है, घर में ही नहीं पड़ता है। तो इसमें भी आपका काउंसलिंग की आवश्यकता है, जिसे रिलेशनशिप काउंसलिंग कहते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मैंने तो पहले बता ही दिया। और क्या है, इस काउंसलर जो होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोर्स होता है, मैं बता देना चाहता हूं, PGDRC, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। जो इसके विशेषज्ञ होते हैं इस फील्ड के, वो हाई क्वालिफाइड होते हैं और टैलेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट नहीं रहेंगे तो आप वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन। देखते हैं कितने लोग को अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, कोई एक्सेस टचिंग बिहेवियर होता है, कोई फिंगर लॉकिंग होता है, कोई आई पोकिंग करते हैं, कोई बॉडी लॉकिंग लाइक दैट करते हैं। ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है। कितने लोग बैठेंगे तो पैर को वाइब्रेट करते रहते हैं लाइक दैट। तो ये जो बॉडी लॉकिंग है, ये फिंगर लॉकिंग है, ये आई पोकिंग है, ये सब अनडिजायरेबल बिहेवियर है। इसको ठीक करने के लिए बिहेवियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। चाइल्ड काउंसलिंग, बच्चे अपने दिशा निर्देश से भटक जाते हैं, तो उनके लिए बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई इत्यादि सिटियों में देखते होंगे चाइल्ड गाइडेंस सेंटर भी बना है। तो बच्चों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। फैमिली काउंसलिंग बता ही दिया। स्कूल काउंसलिंग, स्कूल में तो काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अब हमें यह देखना है कि अगर बच्चे आपस में झगड़े की कारण क्या है, हमको उस कारण को सोचना होगा, और इसका निदान क्या है। निदान में सोचना है परमानेंट निदान क्या है, या नहीं तो आज बच्चों को आपस में मिला दिया और बच्चे बाहर जाकर के फिर रोड पर लड़ने लगे, तो हमको उन्हें दिल से मिलाना होगा। तो उसमें भी स्कूल काउंसलिंग की आवश्यकता है। और वर्क प्लेस, जहाँ आप काम करते हैं, कई लोग देखते हैं कि आपस में संबंध ठीक नहीं होते सहकर्मियों का, तो उनकी भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, ताकि आपस में वो समायोजन बना करके सक्सेसफुल काम कर सकें और आगे बढ़ सके। कम्युनिटी सेंटर जहाँ अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, आपस में फ्लेक्शन बना रहता है, वो उसके घर नहीं जाते, वो उसके घर नहीं जाते, हाँ, तो इसके लिए भी उन्हें काउंसलिंग परामर्श की आवश्यकता है। और
वॉलंटरी एजेंसी में तो काउंसलिंग होती ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग करने के लिए इसमें 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। नंबर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट, मैंने पहले बताया है, इसके बारे में डिटेल में पहले वीडियो में देख चुका हूँ। इसके बाद इंटरव्यू, हम उसमें एक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पता करते हैं और व्यक्ति या छात्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं हम, जिसको हम काउंसलिंग करेंगे और उसकी सोच के बारे में, उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी बात को विशेष ध्यान से हम सुनेंगे। और जो हमारा आ रहा है क्लाइंट, हमारा जो पेशेंट है, वह उसको किसी वस्तु विषय पर कितनी पकड़ है और कितनी जानकारी, इसके बारे में मुझे जानना होगा। और इसके अलावा उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी किया जाता है, IQ टेस्ट भी किया जाता है। तो ये हमारा काउंसलिंग की ये 5 पार्ट हमारे हैं। मेथड ऑफ काउंसलिंग अब कैसे किया जाता है तो मैं बता दूं, इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग। इंडिविजुअल काउंसलिंग आप सब समझ रहे हैं, और ग्रुप काउंसलिंग जो हमारे स्कूल कॉलेज में की जाती है। अब है गोल ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का गोल क्या है, लक्षण क्या है? तो हमारा काउंसलिंग का लक्षण जो है यही है कि किसी को सहयोग करना, सपोर्ट करना, मनोवैज्ञानिक निर्देशन देना, निर्णय में सहायक होना, समस्या को समाधान करना, अन्य जस्ट व्यक्ति को एडजस्टमेंट कराना, सूझ का विकास होना, सकारात्मक विकास होना, व्यक्तित्व का में परिवर्तन होना, और इसके बाद आत्मबोध, सार्थकता का बोध, परामर्श में इन सारी चीज़ों का निश्चित रूप से विकास होता है। अब फेज ऑफ काउंसलिंग, इसके चरण तो सबसे पहले काउंसलिंग जब करने के लिए हम बैठेंगे तो उसके पूर्व की कुछ तैयारियां हमको करना होता है। प्रीपैरेटरी फेज। प्रीपैरेटरी फेज का मतलब होता है पूर्व तैयारी की अवस्था। पूर्व तैयारी की अवस्था यानी हमें उसके बारे में पूर्व से कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्या है, क्या नहीं है, क्या चाहता है, तो इसके बारे में हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी है उसकी फिजिकल सेटिंग हमारा ठीक ढंग से होना चाहिए, ताकि वह जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो कंफर्टेबली बैठ सके। और इसके बाद इनिशियल फेज होता है। इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं कि उसमें हम, अगर वो व्यक्ति चूँकि वो डिस्टर्ब आता है, मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, असमयोजित रहता है, शायद तो प्रणाम ना करे, नमस्कार ना करे, तो हम ही उसे नमस्ते प्रणाम करें, ताकि उसको लगे हम इन्हीं करने के बाद भी हमारा ये स्वागत कर रहे हैं, उनको लगे कि हम एक सही जगह आए हैं, आदत में बैठाएं। और इसके बाद जो हमारा है आपका इसमें IPR जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रिपोर्ट, हम उसमें एक दूसरे के बीच स्थापित करेंगे इंटरपर्सनल रिपोर्ट। उससे अच्छे संबंध बनने से वो उनको हम पर, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको ज़्यादा विश्वास हो जाता है, और विश्वास होने के बाद हमारी बातों को मानने के लिए भी सहमत होते हैं। क्योंकि काउंसलिंग में कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा क्लाइंट है उसको समझा करके, बुझा करके, अपनी विश्वास में लेकर के उसको विकास किया जा सकता है। अब है मिडिल फेज। तो अब मिडिल फेज का मेरा काम क्या है? मिडिल फेज का काम होता है कि हमको असेसमेंट करना, उसकी व्यवहार को, उसके कार्य प्रणाली को असेसमेंट करना, कि हमने कितना उसको बताया और कितना हमारी बात को पकड़ पाया है, उसमें कितनी सुधार हुआ है। अब यह होता है चौथा टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज यह क्या है कि हमको देखना होगा कि हमने कितना अपने आप को उपलब्धि पाया, यानी हम उनको समझाने में, काउंसलिंग करने में कितना हम पास हुए, कितना सफलता प्राप्त किए हैं। और यदि हम सफलता नहीं प्राप्त किए तो हम क्या कारण रहा, हमें क्या कमियां रही जिसके कारण हम सफलता नहीं पाए, यह देखना होगा। साथ में मूल्यांकन भी करना होगा। हमें मूल्यांकन करना होगा कि कितना विकास हम करा पाए, कितना नहीं कराए, कमी रही, क्यों रही, वो कमी की पूरा करने के लिए पुनः हमको प्रयास करना होगा। तथा पांचवा होता है फॉलो
अगर हम आज मैंने बताया ना, कोई बच्चे अगर स्कूल में झगड़ा करते हैं और गुरुजी के डर से आने पर वह मिल भी जाते हैं, लेकिन बाहर रोड पर जाकर झगड़ा करने लगेंगे। उसी तरह से है, अगर क्लाइंट हमारे पास आया है और हमने कुछ उसको बताया और समझाया, वह बात को मान जाएगा, सहमत भी हो जाएगा, लेकिन फिर घर जाकर वही काम करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि उसके लिए हमको फॉलो अप मतलब उसको 10 दिन पे, 1 सप्ताह पे हमें बुलाना होगा, देखना होगा कि उनकी स्थिति क्या है। अगर 2-3 महीने वो ठीक रहे, इसका मतलब है हमारी काउंसलिंग से उनकी पूर्णतः सुधार हो गया। तो ये हमारा काउंसलिंग का फेज था, अवस्था था। ये 5 चरणों में हम तरीके से काउंसलिंग करते हैं। अब है फैक्टर इफेक्टिंग काउंसलिंग फेज। हमारा जो काउंसलिंग फेज है उसको कौन इफेक्ट करता है, कौन प्रभावित करता है, जिसके कारण हम ढंग से काउंसलिंग नहीं कर पाते और हम सफल नहीं हो पाते। मैं बता दूं आप सभी विद्वान जनों को, काउंसलिंग बहुत बड़ा क्षेत्र है और काउंसलिंग वही कर सकते हैं जो पूर्ण विद्वान और ज्ञानवान होंगे। जिनके पास थोड़ी बहुत विज्ञान की कमी होगी, अनुभव की कमी होगी, तो काउंसलिंग नहीं कर सकते। उनको पूर्ण ज्ञान होना इस फील्ड का जरूरी है। अन्यथा वे कहते हैं बहुत किया लेकिन बात ही नहीं मानी। नहीं, बात नहीं, वो मानेगा बात, लेकिन उसके तरीके हैं जो मैंने पूर्व में बताया, लेकिन वह प्रभावित करता है। इसमें कुछ है, कौन हमको डिस्टर्ब करता है जो हम सक्सेसफुल काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, प्रश्न परामर्शदाता की योग्यता, यानी काउंसलर की योग्यता। आप में योग्यता है पर अनुभव नहीं है, दोनों अंतर है योग्यता और अनुभव में। योग्यता मतलब किताब पढ़कर क्या पाए, अनुभव मतलब प्रैक्टिकल। तो आप में योग्यता अनुभव दोनों होना चाहिए, और ये जितने प्रैक्टिस करेंगे अनुभव उतना ही आपका मजबूत होगा। परामर्शदाता की क्षमता, उसमें कितने मेंटल एबिलिटी है, कितनी आईक्यू हाई है, कितने तेज है, कितनी उसे पकड़ है कि आपकी कमियों को वह पकड़ सकता है और उसे सुधारने का प्रयास कर सकता है। परामर्शिक समस्या, जो परामर्श देने वाला है, लेने वाला है, उसकी समस्या, स्वरूप और उसकी अपेक्षाएं देखना होगा कि वो क्या चाहता है, क्या समस्या है और वह क्या चाहता है, और उसके अनुरूप हमें कार्य करना होगा। परामर्शन प्रक्रिया में प्रस्तुत प्रणाली विधि, अगर हम अपनी विधि गलत रखते हैं, गलत तरीके से उसको काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो ये जान लें वो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। परामर्शन परिवेश पूर्ण, परामर्शन का जो परिवेश है, एटमॉस्फेयर है, वो पूर्ण शांत होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमारी बात पर वह उस पर इफेक्ट हो सके, और जो काउंसलर हो उसे इम्प्रेसिबल पर्सनालिटी होना चाहिए, आउटलुक भी उनका इम्प्रेसिबल हो, छवि ऐसी हो जो इम्प्रेसिबल हो, जो उनको कुछ आप छोड़ सकें। इसके बाद इन्वायरमेंट बहुत ही सहयोग करता है हमारा काउंसलिंग में। जय हिंद, जय भारत।